जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ताप 20 जीएस के क्वेश्चन के बारे में, जो पिछले रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी बिहार, सी नागालैंड और डी है मेघालय। तो इनमें से किसके साथ बांग्लादेश अपना सीमा साझा करता है? तो मेघालय के साथ अपना सीमा साझा करता है बांग्लादेश। किसके साथ? मेघालय के साथ अपना सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है। बी है, धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं। सजीव इसमें होना चाहिए कि श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं। और ऑप्शन डी है, धातुओं का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। तो इसमें से गलत क्या है कि कोई भी जब श्वसन करता है तो ऑक्सीजन को खींचता है और ऑक्सीजन उसमें मुख्य रूप से होता है और बाकी के भी उसमें गैस होते हैं और ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत क्या है? तो ये क्या लिख रहा है कि श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं, धातु को नहीं अधातुओं को अंदर खींचता है। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? यानी कि महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए हस्तिनापुर, ऑप्शन बी वाराणसी, सी मथुरा और डी है तक्षशिला। तो इसका सही जवाब क्या है? तक्षशिला। ऑप्शन डी क्या है? इसका सही जवाब है। सही जवाब क्या है इसका? तो तक्षशिला इसका सही जवाब है और ऑप्शन डी क्या है? तो सही है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी फ्रांस से और ऑप्शन डी है अफ्रीका, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी क्या है? यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही जवाब क्या है कि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद कितना? तो 368 में संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एलेलाकरारी किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य है? ऑप्शन ए है केरल, बी गोवा, सी झारखंड और डी है राजस्थान। इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन ए केरल। केरल की आदिवासी की नृत्य क्या है? तो एलेला कक्करारी इसका आदिवासी का नृत्य है। और जो केरल की एक जो नृत्य होती है वो क्या होती है? तो कथकली भी केरल की ही नृत्य है। अगला प्रश्न है, ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती जो डिस्क के आकार की होती है को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आमलक, बी जगती और सी है अंतराल और डी है कलश। तो जो उस पे
चकती जैसे लगी हो। एक तो कलश होता है, कलश को क्या कहते हैं तो आमलक कहा जाता है, और उसके नीचे जो एक चकरी के समान होती है उसको कहा जाता है जगती। क्या कहा जाता है तो उसको जगती कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या है तो सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ है? एल, पी और जी। इसमें एल का मतलब क्या है, एल का मतलब इसमें क्या है उसका पूछ रहा है। ऑप्शन ए है लेजिस्लेटिव, बी लैंडमार्क, सी लिबरलाइजेशन और डी है लिक्विड। तो एल का जो मतलब होता है वो होता है लिबरलाइजेशन। ऑप्शन सी इसका क्या है सही जवाब है। एल का मतलब लिबरलाइजेशन और पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय प्रतिशत क्या था? यानी कि नगर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितना प्रतिशत थी? ऑप्शन ए 40 से 45%, बी है 30 से 35%, सी है 20 से 25% और डी है 10 से 15%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 30 से 35% के बीच में। 31 दशमलव समथिंग प्रतिशत जो था वो नगरीय जनसंख्या थी, तो 30 से 35% के बीच में इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है? यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। ऑप्शन ए बिटुमेन यानी कि ये कोयला है, बिटुमिन कोयला, कोल तार, कोक और कोयला गैस। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए बिटुमिनस कोयला जो होता है वो कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है, यानी कि कार्बन का क्या है लगभग शुद्ध रूप होता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ए है 78%, बी 82%, सी है 76% और डी है 74%। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सबको लगभग पता होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 78%। अगला प्रश्न है, गोरखपुर भारत के दत्त रेलवे का मुख्यालय है। यानी कि भारत जो गोरखपुर है वो भारत के कौन से रेलवे का मुख्यालय है? ऑप्शन ए पूर्वी रेलवे, ऑप्शन बी पश्चिमी रेलवे, ऑप्शन डी उत्तर रेलवे और ऑप्शन सी उत्तर रेलवे और ऑप्शन डी है पूर्व उत्तर यानी कि पूर्वी उत्तर रेलवे। इसका सही जवाब क्या है तो पूर्वी उत्तर रेलवे, यानी कि जो गोरखपुर है उसको NER यानी कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे, जो नॉर्दर्न रेलवे होता है NER जो होता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो गोरखपुर में स्थित है NER का, यानी कि पूर्वी उत्तरी मुख्यालय। नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है तो गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए है सेक्रेड गेम, द गाइड, ट्रेन टू पाकिस्तान, ए सुटेबल बॉय। इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी रचना है तो खुशवंत सिंह की रचना है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उड़ीसा की रथ यात्रा, ऑप्शन बी पंजाब की बैसाखी, ऑप्शन सी है गुजरात की नवरात्रि और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। इसका सही जवाब क्या है तो पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी नामचा बरवा, ऑप्शन सी कामेत और ऑप्शन डी है मकालू। यहाँ पे भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो नंदा देवी। नंदा देवी कौन से राज्य में पड़ती है? तो उत्तराखंड, यूके में पड़ती है नंदा देवी। अब जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? केतु। केतु कहाँ पे पड़ती है? तो ये पड़ती है पीओके में, यानी कि जो पीओके का पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें कौन सी है? तो केतु। केतु का नाम क्या है? गार्डिन आस्तीन। और जो ये तो भारत की सबसे ऊंची है जो अभी पीओके में पड़ती है। और भारत में भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। कौन है? तो कंचनजंगा। ये कहाँ पे पड़ती है? तो कंचनजंगा पड़ती है सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पे पड़ती है? तो सिक्किम में पड़ती है कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। परंतु यहाँ ऑप्शन के हिसाब से नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है भारत की। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि जब मार्ले मिंटो सुधार की जब शुरुआत की गई उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन बी लादली लॉर्ड और लॉर्ड लादली और ऑप्शन सी है मिंटो यानी लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिनिथगो। ऑप्शन बी को आप लोग सही कर लीजिएगा। ऑप्शन बी है लॉर्ड लादली। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी मिंटो। मिंटो इसका क्या है? सही जवाब है। मिंटो सुधार लॉर्ड मिंटो के टाइम में ही शुरू हुआ था। 16वां प्रश्न है, इलबरी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। और 17वां प्रश्न है, समशीतोष्ण घास के मैदान किसकी खेती के लिए आदर्श होते हैं? समशीतोष्ण घास के मैदान किसकी खेती के लिए आदर्श होते हैं? ऑप्शन ए अंगूर, बी सेब, सी गेहूं और डी क्या है? कपास। इसका सही जवाब क्या है? गेहूं। गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण ऋतु की आवश्यकता होती है। समशीतोष्ण ऋतु का मतलब न तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगा और न तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, हल्का फुल्का बारिश भी होगा। तो गेहूं की अच्छी उपज के लिए इसी प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है। समशीतोष्ण वातावरण की आवश्यकता होती है गेहूं की उपज के लिए। अब हमारा अगला प्रश्न है उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता के अधिकार और ऑप्शन डी समानता के अधिकार। तो जो उपाधियों का अंत है उसका वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 18 में वर्णन किया गया है। और ये जो 18 जो है वो समानता के अधिकार को बताता है। किसको बताता है? तो समानता के अधिकार को बताता है अनुच्छेद 18। तो इसका जो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि जो समानता होती है उसको समता के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या है? सही जवाब है। अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन के तहत अनुच्छेद 18 में ये कहा गया है कि केवल 3 लोग अपने उपाधियों का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी कोई अपनी उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकता है। और विदेश से अगर कोई व्यक्ति उपाधि कोई लेना चाहता है विदेश का, तो उसको पहले भारत के राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ेगी। तो जो 3 लोग उपाधि को धारण कर सकते हैं वो उसमें से होते हैं। अगर आप सैनिक में हैं तो आप अपनी उपाधि लगा सकते हैं, जैसे मेजर हो गया, कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया। इस तरीके से अगर आप सेना के किसी पद में हैं तो आप अपनी उपाधि का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आप अपनी उपाधि का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा है
कि यदि आप किसी भी शिक्षा के उपाधि का आप प्रयोग कर सकते हैं, तो जैसे कोई लिख देता है कि शिक्षक अपने गाड़ी के सामने लिखवा के चलते हैं लोग, तो उस उपाधि को कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो वो इंजीनियर लगा देता है और डॉक्टर लगा देता है। इस प्रकार की उपाधि को आदमी क्या कर सकता है, तो रख सकता है। और जो तीसरा होता है कि अगर आप किसी भी प्रकार के सम्मानित किए गए हैं, जैसे जो होता है परमवीर चक्र, वीर चक्र, या फिर नोबेल हो गया, जो नोबेल जो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है, तो अगर इस तरीके से आप किसी भी तरीके से सम्मानित हैं, तो अपनी उपाधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। अपने कार पे, बाइक पे आप उसको लिखवा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।